तो हालांकि अभी मैं आप लोगों से आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली टोटली बेस्ड है एमपीपीएससी पर। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्यों लिंक दिया हूँ DSSB में, यूजीसी नेट में और यूपी यूएमएस के ग्रुप में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पर। देखिए, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना, ये सिलेबस एम्स का है, ये सिलेबस एम्स का है। और एम्स का सिलेबस जो है यूपी यूएमएस यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो है, ये बेसिकली वहां पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो यूपी यूएमएस की जो फॉर्म भरे गए हैं उसके एग्जाम में एम्स का सिलेबस फॉलो होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एम्स का सिलेबस ही वहां पर दिया गया है यूपी यूएमएस में। अब सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और इसमें सोशल वर्क के नेचर और डेवलपमेंट सोशल वर्क के बारे में पढ़ना है। यहाँ की यही बात नहीं, इतना है, इसके अंतर्गत व्यवसाय समाज कार्य भी आता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है वो आपके लिए एनफ है। इसी का एक बी पार्ट है जो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित है ना, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जैसे कि यहां आप देख रहे हैं बी पार्ट में समाजशास्त्री अवधारणा, और हम पेपर अभी करने वाले हैं ये समाजशास्त्र का ही, तो इसलिए मैंने आपको लिंक दिया है। हालांकि यूपीएमएस की जो क्लास का समय है वो शाम के टाइम में है, DSSB की जब क्लासेस होती हैं उसी समय इनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो कॉमन सिलेबस है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस सिलेबस पढ़ा देता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कंटेम्प्रेरी जो है कॉर्नर्स के बारे में बात किया गया है, यही बी पार्ट इसको रिलेट कराता है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट भी, और ह्यूमन राइट और सोशल वर्क प्रैक्टिस और सोशल पॉलिसी। ह्यूमन राइट्स नहीं पढ़ाया गया, हालांकि मैंने पढ़ा तो रखा है और अदर क्लासेस में, लेकिन अभी के क्लासेस में नहीं पढ़ाया गया है। तो सोशल वर्क प्रैक्टिस और सोशल पॉलिसीज हो चुकी है। और बी पार्ट पे आपका आएगा ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरमेंटल आएगा। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर मतलब यहां पर आपको क्या पढ़ना होगा, एनवायरमेंट के संबंध में रहता है, और बेसिकली टोटली ये बेस्ड होता है केस वर्क पर, ग्रुप वर्क पर और कम्युनिटी वर्क पर। ये तीनों चीजें रिलेट कराती हैं। तो आप पढ़ेंगे इसमें स्टेट पॉलिटिकल्स, एटॉमिक एंड गवर्नेंस, इसी तरीके की चीजें देखेंगे। देखिए, सोशल वर्क विथ कम्युनिटीज आ गया आपका, तो यानी कि आपका कम्युनिटी वर्क आ गया। सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल यानी आ गया आपका केस वर्क। सोशल वर्क विथ ग्रुप आपका आ गया समूह कार्य। फिर रिसर्च इन सोशल वर्क आपका, इसमें रिसर्च में पढ़ना है क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, ये आपका सी पार्ट था। डी में सोशल एक्शन एंड सोशल मोमेंट पढ़ना है। सोशल एक्शन क्या है, ये अभी चलने वाला है आपका। सोशल मोमेंट आपका हो चुका है, सोशल मोमेंट मैंने करवा दिया है। सोशल वर्क विद द एल्डरली मतलब जरड़ क्या होता है, जरड़ पर बात होगी। ठीक है, जरड़ पर। इन्वायरमेंटल एंड सोशल वर्क मतलब पर्यावरण और समाज कार्य। ठीक है, सोशल वर्क विद फैमिलीज, अभी भी हमने फैमिलीज के बारे में बात जो है फिनिश किया है। और इस समय शाम की जो क्लास चल रही चिल्ड्रेन पर बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास पर, वहां ये चिल्ड्रंस को लेकर बात हो रही है। और एक ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क का भी कॉन्सेप्ट, यानी ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक समाज कार्य, मैंने ऊपर बता दिया था, यहां पर इन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है ऑलरेडी, व्यावसायिक समाज कार्य। ठीक है, उसके बाद देखिए रिसर्च इन सोशल वर्क, रिसर्च चल रही है आप लोगों की। आज रिसर्च का परिकल्पना का पार्ट होने वाला है। ये मैं बता रहा हूं किस किस सिलेबस के बारे में, यूपी यूएमएस के बारे में बता रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज यहां पर देख रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है ये, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें बेसिकली क्या है, इसके मीनिंग पढ़ने हैं, इसके क्षेत्र पढ़ने हैं, प्रारूप पढ़ने हैं इसके, और साथ ही साथ हम लोगों को स्टेप भी पढ़ने हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप लूथर गुलिक का। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हमें इस पे ध्यान रखना है। सामाजिक न्याय क्या होता है, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण क्या होती है, उन पर जिक्र करना है यहाँ पर। ठीक है, और फिर आगे हम देखेंगे सोशल वर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग एक थ्योरी है, केवल थ्योरी पढ़नी है और उसका प्रैक्टिस पढ़नी है बस। काउंसलिंग का एक यूनिट आपका कवर हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे इससे।
HIV एड्स का कॉन्सेप्ट केवल याद रखना बस, HIV एड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना तो केवल सिलेबस है ये यूपी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का। ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की भर्ती कर रहा बता रहा हूं मैं, सफाई इटावा की बात मैं कर रहा हूं, उसका ये सिलेबस है। अच्छा सर, ठीक है, ये उसका सिलेबस था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जिक्र किया है। तो इसी वजह से आप देख भी रहे होंगे कि मैं आप लोगों को लिंक जो है DSSB में देता हूं, क्योंकि ये DSSB में टोटल भी इन्वॉल्व है, DSSB में टोटली इन्वॉल्व है, इसमें से कोई चीजें स्किप नहीं कर सकते हैं आप DSSB में। सर मिला जुला के सर एनटीए का सिलेबस जो सोशल वर्क का पढ़ लिया वो तो मिला जुला कर सर इससे जाहिर होता है कि जो भी सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से जो भी जॉब आते हैं सारा कवर हो जाते हैं सर। बिल्कुल, मैंने एक बार पहले भी बता रखा है शायद आप लोगों को, मैंने कहा कि अगर आपने यूजीसी की तैयारी अगर अच्छी कर रखी है तो आप गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। और अगली क्लास जो है लास्ट डेट हो गई। जी सर, लास्ट डेट निकल गई इसका फॉर्म। हाँ सर, इसका फॉर्म निकल गया है ना। तो एक बार जरा ध्यान सुनिएगा, ये एमपीपीएससी का आप सबको मालूम है, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं कि समाजशास्त्र है एमपीपीएससी में। सोशल वर्क को भी मांगा है उसने, लेकिन अलाइड के रूप में रखा है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस सोशल वर्क को नहीं मेंशन किया, इसलिए सोशल वर्क नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है समाजशास्त्र। तो थोड़ी थोड़ी चीजें सोशल वर्क को रिलेट कराती हैं, तो हम वहां पे बातचीत करते हैं आप लोगों से। तो यूनिट नंबर 6 आपका एमपीपीएससी में इस समय चल रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये जून 2013 का पेपर आप देख रहे हैं, जून 2013 का। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के ही आधार पे आप अगर यहाँ पे देखिए कुल टोटल 125 क्वेश्चन पीडीएफ में है। अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए, इसको 4 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई इसका इतने क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए यहाँ पे। फिर भी चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ लेखक है, जैसे कि कल्चर लैग आप लोगों ने पढ़ा भी है। जरा बताइए एक बार, आपके विचारों को मैं जानना चाहूंगा पहले प्रश्न से ही, प्लीज। कल्चर लैग की अवधारणा क्या अकबर का नाम उचित रहेगा, यस या नो? अकबर ने दिया है, ठीक, अकबर ने दिया है सोशल चेंज बुक में 1982 में जो उनकी सोशल चेंज बुक आई थी उसमें दिया है, जिसमें इसने दो संस्कृति को दो भागों में बांटा है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे सन 1922 की बात बता रहा हूं, 1922 में अकबर ने 2 किताबें लिखी थी, एक का नाम था सोशल चेंज, दूसरी का नाम था कल्चर लैग। और कल्चर लैग में इसने संस्कृति को 2 भागों में बांटा, एक का नाम था भौतिक संस्कृति, दूसरे का नाम था अभौतिक संस्कृति। संस्कृति की उद्विकास की प्रक्रिया में भौतिक संस्कृति जो है तकनीक के रूप में आती है, अभौतिक संस्कृति की तुलना में सदैव तेज गति से अगर कोई संस्कृति चलती है तो वो भौतिक संस्कृति चलती है। तो तेज गति से कौन सी संस्कृति चलती है, तो भौतिक संस्कृति चलती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सही मिलान किया है आपने। उसके बाद देखिए मिथ्या चेतना है, इसकी अवधारणा कार्ल मार्क्स का नाम आता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामान्यतः सत्तारूढ़ दल जिस दृष्टि से समाज की वास्तविकता को देखता है, इस वास्तविकता से पैदा हुई चेतना को अपने हित के लिए अन्य वर्गों के सदस्य में भी अपना लेता है। उसी प्रक्रिया में इसे मिथ्या चेतना कहा गया। और मिथ्या चेतना की अवधारणा किसने दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा, DSSB की स्टूडेंट भी कार्ल मार्क्स का नाम है ना, कार्ल मार्क्स का नाम यहाँ पे फिर करेक्ट हो जाता है। समानता एवं संपर्क का नियम, समानता और संपर्क का नियम का अवधारणा की बात अगर करते हैं तो जे फ्रेजर का नाम आता है, जे फ्रेजर का नाम आता है। और यह अवधारणा जो है जे फ्रेजर के द्वारा दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है समानता और संपर्क, ठीक है। कभी कभी इसकी इसी के ऑप्शन में नाम आता है सदरलैंड का, तो सदरलैंड को क्लिक मत करिएगा, समानता एवं संपर्क का नियम जे फ्रेजर का ही नाम पर आपको क्लिक करना है। वर्ग संघर्ष आप सबको पता है, आप जानते हैं। हालांकि वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है,
लेकिन वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण का नाम दिया गया है, तो इसकी अवधारणा अगर आता है तो राउफ डॉरेनडॉर्फ का नाम आता है। मार्क्स ने कहा है कि संघर्ष के कारण आर्थिक शोषण ना होकर सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति होती है, और व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो भाई यहां पे संस्थाकरण में इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में इंस्टीट्यूट यानी एक प्रकार से ग्रुप, एक प्रकार से कम्युनिटी, एक प्रकार से समूह जो भूमिका निभाता है वह वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण का पार्ट होता है। तो ये बात कहने वाला कोई विद्वान था तो राउफ डॉरेनडॉर्फ था, और इंडिविजुअल पे कोई बात करने वाला व्यक्ति था तो वो कार्ल मार्क्स था, याद रखिएगा। तो यहां पे अगर मैं इस ऑप्शन का चुनाव करूंगा तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, एक संस्था डैश से बनती है। अब बताइए, ऑप्शन आपके सामने, मेरी आवाज क्लियर है? तभी होगा जी सर। सर। तभी होएगा सर। चलो ठीक। यहां आप लोगों ने कहा कि सभी होगा। मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब सभी नहीं होना चाहिए। एक संस्था, सेकंड आएगा, नियमों और होगा सर। हाँ। संस्था। सही बात। यहां किसी बच्चे ने कहा है कि नियम एवं विधियों, सुनिएगा बड़ा ध्यान से आप लोग मेरी बात को, एक संस्था नियम और विधियों से बनती है, ये बात करेक्ट है। संस्था का मतलब ही होता है कि समूह की गतिविधियों के संचालन के लिए एक स्थापित नियम और विधियों का समुच्चय, विधियों का और नियमों का समुच्चय। और प्रत्येक संगठन में व्यवहार हेतु कुछ नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, और उन्हीं प्रक्रियाओं की संरचना को हम लोग संस्था कहते हैं। अब समाज द्वारा जो स्वीकार एवं मानवीकृत हो और यह व्यक्ति एवं समूह के बीच में संबंधों को विनियमित कर रही हो, तो उसी प्रक्रिया में संस्था एक नियम और विधियों के रूप में जानी जाती है। और मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन सेकंड लगाइएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट था। कर्ता एवं समूह गलत जवाब, मूल्यों एवं मानदंड भी गलत जवाब। ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी करेक्ट होगी, नियम और विधियों से बनता है। संस्था जब अस्थाई के रूप में होता है, संस्था बेसिकली कम्युनिटी के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में हम जब पढ़ते हैं उस समय कहते हैं कि यह अस्थाई होता है। तो अस्थाई के परिप्रेक्ष्य में जब भूमिका निभाते हैं तो वहां पे संस्था किस रूप में उभर के आती है, बताइए? संस्था तब परिवार के रूप में आती है ना, वहां पे जब अस्थाई के रूप में होती है। तो संस्था की जो भूमिका निभा रही होती है उस समय निभाती है तो परिवार निभाती है ना, वो परिवार निभाती है, ठीक है, अस्थाई के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्ज सीमेन का समूह है एक। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सवाल में मैंने आपको नोट भी करवा चुका हूं, आप लोग पढ़ भी चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। समूह एक एकल है, द्विक है और त्रिक है। इनके रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? ये जो आप जॉर्ज सीमेन का नाम देख रहे हैं, है ना, तो ये किस पर आधारित है? एकल, द्विक और त्रिक रूप में वर्गीकृत तो है, ये बात करेक्ट है, ये बात तो करेक्ट है। तो फिर आप बताइए कि यहां पर किसकी भूमिका होनी चाहिए? समूह का आकार, समूह का आकार, सामाजिक संबंध सर। नहीं सर, समूह का आकार सही था। बेसिकली जॉर्ज सीमेन का समूह का एक एकल और द्विक और त्रिक के रूप में वर्गीकृत जब किया था तो समूह के आकार पे ही तो किया जा सकता है। और समूह मतलब उसमें ये बताया कि जो छोटा समूह होगा वो एकल होगा, है ना, जो मध्य समूह होगा वो द्विक होगा, सिंपल सी बात है, जो बड़ा समूह होगा वो त्रिक होगा। तो इन्हीं के रूप में रिप्रेजेंट किया तो इसको हम बोलेंगे ना समूह का आकार। भाई मध्य के रूप में बोल दिया, बड़े के रूप में बोल दिया, छोटे के रूप में बोल दिया, तो इसका मतलब ही हुआ कि समूह का आकार। संबंध नहीं होगा सर ना। अब मध्य वाला कैसे संबंध बनाएगा छोटे वाले से या बड़े वाले से, है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका जो बनेगा वो डी आपका यहां पे करेक्ट होगा। आसान सा सवाल था ये, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक जीवन निर्वाह के, ठीक है, सामाजिक जीवन निर्वाह के
एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं। सवाल को फिर से पढ़िए, और क्योंकि ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि परिभाषा है। प्लीज मैं आपको कीवर्ड दूंगा, मैं आपको बोगार्ट्स की परिभाषा है, तब बोगार्ट्स की डेफिनेशन है और ये कम्युनिटी से रिलेटेड है। ओके, बहुत बढ़िया। जब सामाजिक जीवन निर्वाह की बात होती है तो यहाँ परिपेक्ष मैंने पहले भी बता रखा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र को लेकर है ना, और कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगता और समानता को निर्दिष्ट होता है। और करेक्ट जवाब मैडम आपने दिया है यहाँ पे, ऑप्शन आपका जो जाएगा वो थर्ड जाएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं ये परिभाषा बोगार्ट्स की नहीं, ये परिभाषा मैकाइबर एंड पेज ने वर्णित किया था 1962 में। क्या नाम याद रखे? मैकाइबर एंड पेज का नाम आएगा। लेकिन जब भौगोलिक क्षेत्र में साथ साथ हम की भावना आती, किसकी भावना? हम की भावना, तब आप किसका नाम लगाते हैं? बोगार्ट्स। तब बोगार्ट्स का नाम लगाते हैं, ठीक है। 1962 में मैकाइबर एंड पेज ने इतने परिभाषा में इन शब्दों को वर्णित किया, और एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगता समानता की बात कर रहा होता है तो वो समुदाय की परिभाषा बन जाती है, ठीक है। हाँ, कुछ सर, कोई सर थे बीच में बोल रहे थे, बताइए सर, कुछ पूछ रहे थे आप? सर बोल रहे थे कि जो अभी गेट का पेपर होने वाला है तो उसमें सोशियोलॉजी का भी पेपर होता है। हाँ बिल्कुल, तो सर क्वेश्चन उसमें आएगा ना सर? हाँ, तो ये बिल्कुल सोशियोलॉजी का अगर टॉपिक एक प्रकार से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो आप इजीली समझ सकते हो कि आपको ये कहीं ना कहीं रिलेट करा सकता है, सोशियोलॉजी का है तो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि C.W. मिल्स एक विद्वान का नाम है, ये ध्यान दीजिएगा, संदर्श दृष्टिकोण रखता है। तो बताइए C.W. मिल्स जीवन वृत्ति है, समाज वृत्ति है, इतिहास है, भूगोल है, नृ जाति वर्णन है? आपको सही विकल्प को चुनाव करना है। यूजीसी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जून 2024 के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पॉइंट्स भी है प्लस में एक सवाल बनाए भी जा सकते हैं। प्लीज एक बार इस सवाल के आप लोग मार्गदर्शन करें कि कौन सा इसका सही जवाब होना चाहिए, प्लीज। डब्ल्यू मिल्स के अकॉर्डिंग जो संदर्श दृष्टिगत रखता है, जो संदर्श दृष्टिगत रखता है, उसका जो करेक्ट जवाब होगा वहां अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका एक जीवन वृत्ति को क्लिक कर दीजिए और एक आप कर दीजिए इतिहास को, है ना, एक आप कर लीजिए हिस्ट्री को, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टोटल कहने का मतलब है कि वो केस स्टडी लेने की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है? टोटल अगर हम जिक्र करते हैं आप लोगों से तो केस स्टडी की बात कही जा रही है, ठीक है। बाकी यहां पे सारी चीजें करेक्ट हैं। तो मैं एक बार इसमें कुछ बातें बता देता हूं, इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। जैसे मिल्स ने कहा कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, है ना, मिल्स के द्वारा जब भी बात हुई इसमें समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से जब बात की गई तो इन्होंने कहा कि जीवन वृत्ति और इतिहास के बीच में संबंधों पर पकड़ बनाता है। इतिहास से मिल्स का तात्पर्य यह था कि समाज के लक्षण और विशेषताओं से था। इतिहास में मिल्स ने लक्षण और विशेषताओं को बारे में बताया, समाज के, किसके? समाज के लक्षण और विशेषता। बात को समझिए, मिल्स ने समाज के लक्षण और विशेषता के बारे में बताया जीवन वृत्ति में और इतिहास में। और अगर हम बात करते हैं जीवन वृत्ति में तो वो समाज से व्यक्तियों के अनुभव के बारे में बताया, व्यक्तियों के अनुभव के बारे में बताया और समाज के लक्षण और विशेषता के बारे में इतिहास बताता है। ये दो बातें बताई है, इसके अलावा इन्होंने कोई बातें नहीं बताई है। अच्छा, यहां संदर्श जो लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ अलग मत सोचिएगा। ये मिल्स का कहने का तात्पर्य है कि टेक, एक प्रकार से इनटू अकाउंट, यानी मैं आपसे कहूं सिंपल शब्दों में तो इसका कहने का मतलब है कि C.W. मिल्स ने पर्सपेक्टिव टेक्स इनटू अकाउंट,
ठीक है। अकाउंट यानी उसके डेटा से लिया है, यानी उसके बारे के बारे में बता रहा है। संदर्भ यानी मतलब उसके परिपेक्ष यानी रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर आप सी को लगाना उचित समझेंगे। यस या नो में जवाब दीजिएगा। यस। बिल्कुल करेक्ट जवाब। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टांत, है ना, किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है। देखिए आज पहले तो देखियो अंडरलाइन कर देता था, अब आजकल अंडरलाइन खत्म कर दिया है सिस्टम, है ना, अब अंडरलाइन नहीं आता है। तो प्लीज आप बताइए इसमें कौन सी चीजें होंगी जो नॉट बी कंसीडर्ड एज रेफर्स ग्रुप बिहेवियर, वो कौन सा कंसीडर जो नहीं किया जाएगा? बी, बुजुर्गवाकरण। बिल्कुल यहां समूह व्यवहार के रूप में हम बात करें सर्वहाराकरण हो जाएगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा। अच्छा पहले तो मैं ये पूछ लेता हूं आप लोगों से कि ये कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने, और ये दोनों कॉन्सेप्ट का नाम अगर अभी आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा है मेरे से, तो आप लोग क्या नाम लगाएंगे? श्री निमास का, श्री निमास का। तो यहां तो हालांकि सवाल ये था केवल कि संदर्भ समूह व्यवहार के बारे में बताना था हमें, तो नाम तो आता नहीं पर्सपेक्टिव आधार पर किसी का। फिर भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें से नहीं था, तो जो व्यवहार पर नहीं है समूह व्यवहार पर, वो है बुजुर्गवाद या बुजुर्गवाकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक समूहों का पुंज है? सर उसका मीनिंग थोड़ा सा बता दीजिए ना सर, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर का सर। अच्छा देखिए इसका जो कहने का तात्पर्य है सर, संदर्भ समूह व्यवहार में एक व्यक्ति ऐसे समूह के सदस्य की भांति कार्य करता है जिससे वह अपना आदर्श मानता है ना, जबकि वह उस समूह का सदस्य नहीं होता है। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति तभी पनपती है जब वह नए मूल्यों और आदर्शों को अपना लेता है, और इसी की प्रक्रिया में सर आप ये कह सकते हो कि ये संदर्भ समूह से क्या है? अलग है, यानी भिन्न है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था सवाल में कि हमें बताना था कि संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में वर्णित नहीं है, बाकी तो सर्वहाराकरण हो जाए, संस्कृतिकरण हो जाए, आधुनिकीकरण हो जाए, ये क्या करते हैं? इनकी प्रवृत्ति तभी पनपती है जब कोई नए नियम और मूल्य और आदर्श बनते हैं, तो वो संदर्भ समूह का व्यवहार बन जाता है। बुजुर्गवाकरण से ऐसा कुछ नहीं बनता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ गए सिराज सर? बताइए। नहीं सर, नहीं समझा नहीं सर। समझे? सर्वहारा और बुजुर्गवा का मतलब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आपको इकोनॉमिक्स पे रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर पे रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो किस पर्सपेक्टिव में नहीं होता है उसके मेरे को बेसिक जानकारी सामूहिक चाहिए। सवाल तो खुद कह रहा है सर, आपने जो बोला वही आपने आंसर दे दिया, आप समझ नहीं रहे हो। ये सवाल ही तो खुद बोला आपने, खुद अभी बोल दिया। मैं कह रहा हूं कि आपसे संदर्भ समूह के व्यवहार में बताइए, अगर आप कोई रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर की अगर मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं, है ना, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर की बात कर रहा हूं, तो आपके मन में यही बात आ रही होगी कि कोई अगर ऐसा ग्रुप है तो उस ग्रुप में उस समूह के कुछ सदस्य होंगे, वह सदस्य क्या कर रहे होंगे? कार्य करते होंगे। उन सदस्यों का कुछ अपना आदर्श होता होगा, कुछ मानते होंगे, नियम आचार संहिता वगैरह मानते होंगे, तभी तो वो एक संदर्भ समूह व्यवहार है उसी के परिप्रेक्ष्य में। अब बेसिकली क्या है, जब कोई समूह का सदस्य अगर मान लीजिए नहीं है उस परिप्रेक्ष्य में, तो जाहिर सी बात है ना कोई नियम बनाएगा, ना कोई बिहेवियर, ना किसी के रूल को फॉलो करेगा, ना कोई नियम से रहेगा, ना कोई आदर्श मानेगा। तो ये प्रक्रिया केवल बुजुर्गवाद में आती है। सर्वहारा, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण में सर यहां पे नए नियम और आदर्श बनते हैं, तभी आप उस समाज में आप इस तरीके के व्यवहार को प्रस्तुत कर सकते हो। तो संदर्भ समूह व्यवहार का मतलब पहले सुन लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसे समूह के सदस्य की भांति काम करेगा जिसे वह अपना आदर्श मानता है, तो वही तो संदर्भ समूह व्यवहार है। अब जब वो समूह का सदस्य ही नहीं होता, तो समूह का सदस्य कौन नहीं होता? बुजुर्गवाकरण नहीं होता है।
और बाकी तो सर्वहारा में समूह का सदस्य होंगे, संस्कृतिकरण में भी होंगे, आधुनिकीकरण में भी होंगे, बुजुर्गीकरण में नहीं होता है भाई, इसलिए ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू सर। ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक समूहों का पुंज है? बड़ा आसान सा सवाल है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। आपको बताना है। यहां पर क्विक है, फ्रैक्शंस है, कॉक्स है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो गैंग है, यूनियन है, डकैत है। उसके बाद स्लम मतलब मलिन बस्ती होता है, ग्राम है, विलेज आप कह सकते हो, एनजीओ बोल सकते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? नेबरहुड आप कह सकते हो, साथी समूह को आप पीयर ग्रुप बोल सकते हो, पंचायत तो पंचायत ही होती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अनौपचारिक समूहों का जो पुंज होता है वो एग्जाम्पल के तौर पे तो केवल और केवल अगर आप रखना है तो आप पहले ऑप्शन को रखिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अनौपचारिक समूह वे समूह होते हैं जिनमें परस्पर आत्मीयता का भाव होता है। अनौपचारिक समूह कौन सा समूह होता है? जिसमें आत्मीयता का भाव होता है कि नहीं? अब इसमें किसी नियम और मानदंड के बिना ही संबंध बन जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि औपचारिकता में नियम होता है, मानदंड होता है, रीति रिवाज होते हैं, परंपरा होती है, प्रथा वगैरह होती है। अनौपचारिकता में कुछ नहीं होता है, बिना नियम बिना रेगुलेशन। कहीं पर कोई क्लाइंट मिल गए, वहीं पर केस स्टडी लेना शुरू कर दो, वहीं पर केस हिस्ट्री लेना शुरू कर दो, वो अनौपचारिकता है। तो वही तो है, क्लिक है, फैशन है, कॉकस है, ये शब्द जो आते हैं अनौपचारिक समूहों का पुंज होता है। इसमें किसी नियम मानदंड के बिना भी संबंध बन सकते हैं, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी समूह में अगर हम बात करते हैं फैमिली, मित्र मंडली, रिश्तेदार इत्यादि चीजों को भी आप रिलेट कर सकते हो, है ना? उसमें क्या होते हैं? कॉक्स एक प्रकार से मित्र मंडली वाले शब्द को आप रिलेट करा सकते हो, है ना? यहां पे अगर हम बात करें तो जो मित्र मंडली वाला शब्द आता है ना, पीयर ग्रुप का जो शब्द आता है, उन चीजों को आप यहां पे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे में कॉकस शब्द को भी, कोकस शब्द भी इसे कहा जाता है, या तो आप राजनीतिक वाले दल को भी रिलेट करा सकते हो। दोनों चीजें आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, है ना? जो जैसे राजनीतिक कोई सभा है, उस राजनीतिक का कोई दल का सदस्य है, नेतागण है, समान सोच रखने वाला कोई है, तो वो भी कॉकस का ही नाम आता। मित्र मंडली में पीयर ग्रुप मैंने बोला, तो पीयर ग्रुप में भी वही चीजें बेसिकली रिलेट होती हैं, ठीक है? तो उन्हें भी आप सोच सकते हो। जहां पे समान सोच वाले लोगों की टोली हो, उसी को हम लोग कॉकस कहते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा साधारण शब्दों में। और सर क्लिक क्या होता है? क्लिक गुट होता है। क्लिक क्या होता है? वो एक प्रकार से गिरोह कह सकते हो, या गुट कह सकते हो, या समान रुचि वाले व्यक्तियों की छोटी सी एक मंडली होती है जिसमें अन्य लोगों के प्रवेश अवांछनीय होता है, उसे कहा जाता है गुट। और गुट का मतलब होता है क्लिक, ठीक है? बताइए सही है? जी सर। हाँ, जब मैं कहूं कि बड़े दल के भीतर छोटा दल, और जिसके उद्देश्य बड़े दल के भीतर छोटे दल, बड़े दल के भीतर छोटे दल, जिसका उद्देश्य और विचार बड़े दल से कुछ अलग होते हो, तो वो भी एक प्रकार का गुट ही है, और वो हम उसको बोलते हैं फैक्शन, उसको हम बोलते हैं फैक्शन। तो तीनों का मीनिंग है, राजनीतिक दल को रिलेट कर देगा कॉकस, यानी एक प्रकार से गुट। और जब हम बात करेंगे कि एक बड़े दल के भीतर छोटा दल है और उसका उद्देश्य की बात करते हैं, तो बड़े दल के कुछ अलग, मतलब बड़े दल से अलग, तो उस प्रक्रिया को भी हम गुट कहेंगे, और वो भी फैक्शन होगा। और क्लिक भी अगर हम बात करते हैं, क्लिक वाले परिप्रेक्ष्य में भी एक प्रकार से गुट होता है, गिरोह होता है, जहां पे आप कह सकते हो कि समान रुचि वाले व्यक्ति की छोटी सी मंडली जिसमें अन्य लोगों का प्रवेश अवांछनीय हो, वही क्लिक होता है। जैसे इसमें क्लिक में नॉर्मली समझ के लिए मैं बस शेयर कर रही हूँ कि किटी वगैरह जो महिलाओं की किटी बनती है, उस तरह की चीज इसमें। बिल्कुल आप कह सकते हो, किट्टी पार्टियां हैं, सुना तो मैंने भी बहुत है भाई, यही ना किट्टी पार्टी बोल रहे थे ना मैम, क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी सर, वही जैसे किटी बनती है महिलाओं की, वो अनौपचारिक ग्रुप है और उसमें बाकी लोग नहीं आते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सर ऑफिशियल आंसर की में जो अभी वो था ना संदर्भ समूह वाला, उसमें डी दिया था सर आंसर उसका। एक मिनट, संदर्भ समूह में जी कौन सा, ये वाला 6 का? बुजुर्गाकरण और आधुनिकरण वाला था ना अभी। 6 दिया हुआ आंसर, डी दिया हुआ है सर। अच्छा अच्छा, डी दिया है। आधुनिकरण दिया हुआ है। संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है आधुनिकीकरण। ठीक है, एक बार इसको ना आप स्क्रीनशॉट लो, मैं एक बार देख लेंगे तब फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? जी सर। एक बार मैं देख कर फिर क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है? कल वाली क्लास में बता दूंगा आपको एक बार, ठीक है? इसी तरीके से बता दिया करो आप लोग भी, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 8, क्या जवाब उचित होना चाहिए इसमें, है ना? आई थिंक बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट, ओके। 20% हाँ, क्योंकि सार्वभौमिक बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और आप करेक्ट भी रहो। कारण ये है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक शब्द इनका रिलेट होता है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे साधारण शब्दों में लिखा हुआ भी है, सार्वभौमिक मानक शब्द लिखा हुआ है, अर्जित परिस्थिति की ओर यहाँ पे अग्रसर होने की बात है। तो ये टालकाट पार्सन्स का ही शब्द है, बड़ा ही फेमस शब्द है, मैंने आपको 4 भागों में बताया भी था, ठीक है? एक प्रदत्त भी आता है और एक अर्जित भी आता है। प्रदत्त तो बेसिकली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अर्जित लिखा हुआ है। तो 8 में आप कह सकते हो कि टालकाट पार्सन्स ने तर्क दिया है कि विद्यालय बच्चों को सार्वजनिक मानक और वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है? और ये बात करेक्ट है। ये समाजशास्त्रियों में टालकाट पार्सन्स की गणना एक बहुत ही उच्च कोटि के सिद्धांत के रूप में होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी करेक्ट होगा, बी ही करेक्ट जवाब है 8वें का, है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है? आसानी से बता सकते हो। दुर्खिम। बिल्कुल सही जवाब, इस्माइल दुर्खिम, इमिल दुर्खिम। इमिल दुर्खिम की बात करें तो धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है, और ये बात भाई करेक्ट है। दुर्खिम ने कहा है कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड ही धर्म होता है। दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र की अवधारणा दी। जब व्यक्ति किसी वस्तु को पवित्र समझता है तब उसके पीछे कोई भी उपयोगितावादी धारणा नहीं होती है। पवित्र वस्तु कोई साधन नहीं है, पवित्र स्वयं में साध्य है। पवित्र वस्तुओं के साथ सम्मान और आदर जुड़े हुए होते हैं, वहीं अपवित्र वस्तुएं प्रमुख रूप से आर्थिक और उपयोगी वस्तुएं होती हैं, और ये वस्तुएं पवित्र वस्तुओं से प्रतिबंधित होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच में कोई भेद करने वाला था तो उनका नाम था एमिल दुर्खिम। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं, और आपके सामने 4 ऑप्शन, परिभाषा एक प्रकार का मेंशन किया गया है। प्लीज एक बार बताइए क्या होना चाहिए जहां व्यक्ति, समूह, संस्था को आदेश निर्गत करने की क्षमता हो रही हो। सत्ता होगी ना, अथॉरिटी आएगी, अथॉरिटी। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आप लोगों ने बताया है, और ये प्रकार से ये सवाल जो है कहता है कि कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन, ग्रुप और इंस्टीट्यूट टू इश्यूज कमांड इज कॉल्ड अथॉरिटी। बिल्कुल सही जवाब। तो किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को आदेश निर्गत करने, मतलब जो कमांड दे रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में बात, तो हम उस प्रक्रिया को हम अथॉरिटी कहते हैं। और अथॉरिटी ही क्या होती है? सत्ता होती है, अधिकार होता है। इसलिए आपका यहाँ पे अधिकार ना कहकर सत्ता ही कहो, बढ़िया रहेगा, है ना? तो सत्ता आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, ऑप्शन आपका जो जाएगा वो आपका बी करेक्ट रहेगा। देखिए एक सवाल और यहां पे आया है CW मिल्स के अकॉर्डिंग, अमेरिका के विद्वान। आप अमेरिका में इन्होंने क्या किया भाई, शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो डैश में उच्चाधिकार पदों पर जो है काबिज हैं, है ना। तो जवाब बताइए यहां पे हम क्या जवाब उचित समझे आप लोगों का। कमांड सर डी। डी जी सर डी, तो श्योर हूं सर मैं डी। ठीक है, परंतु CW के अकॉर्डिंग अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो उच्च अधिकारी पदों पर काबिज हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक आपका आता है बड़े व्यापार के नियम, दूसरा आता है सेना, तीसरा आता है संघीय सरकार और राज्य अधिकारी तंत्र तो आता ही नहीं, है ना। यहां सही जवाब जो जाएगा वो आपका बी जाएगा। बी में देखिए लिखा हुआ है 1 2 3, और इसके अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक समझे जाने वाले अमेरिका में भी अभिजनों का शासन है जो प्रमुख पदों पर अपना प्रभुत्व जो है बनाए रखते हैं। यही राष्ट्रीय स्तर के सभी निर्णय लेते हैं जिनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रच्छन्न एकाधिकार होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मिल्स के अकॉर्डिंग शक्ति अभियान के लोग वे आते हैं जो यहां पे बड़े व्यापार नियम, सेना, संघीय सरकार में उच्च अधिकारी पदों पर काबिज हैं, वही होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी सत्य ऑप्शन माना जाएगा आपका। सर चौथा ऑप्शन सर ये लगता है सर बनाया गया है सर कंफ्यूजन के लिए सर, राज्य अधिकारी तंत्र। बिल्कुल आप कह सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि राज्य अधिकारी तंत्र कुछ होता ही नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट जवाब। निम्नलिखित में से किसने ये तर्क दिया है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 12 नंबर का सवाल है, आसान सा सवाल है, आप बता भी सकते हो जी। ए वाला सर, ए वाला बता रहे हो आप, नहीं यहां गलत चले जाते हो। बाध्यतामूलक संयोजित समिति है ये, है ना, समिति है एक प्रकार से आप इसको कह सकते हो। क्लास शुड बी डिफाइन इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन यानी कमेटी रिलेट कराएगा राउफ डॉरेनडॉर्फ। और ऑप्शन में आपका अगर हम बात करेंगे तो यही करेक्ट जवाब होगा भी, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए डॉरेनडॉर्फ ने तर्क दिया है बाध्यमूलक संयोजित समिति के बारे में, परिभाषित भी किया है और कहा भी है कि आधुनिक समाज संगठित है जिसे वह बाध्यतामूलक संयोजित समितियां पुकारता है, जो बेसिकली आधुनिक समाज जो संगठित है उसको। तो समितियां 2 भागों में बांटा, समिति 2 भागों में किसने बांटा, डॉरेनडॉर्फ ने बांटा, डॉरेनडॉर्फ ने बांटा। अच्छा, अगर डॉरेनडॉर्फ ने समिति को 2 भागों में बांटा है तो नाम बताओ। पहला जो थी वह जिसके पास सत्ता होती है, वो पहली समिति थी जिसके पास सत्ता होती है और समाज पर प्रभाव डालने हेतु उसका उपयोग करते हैं, एक समिति ये होती है। फिर से सुनो, एक समिति वो होती है जो समाज पर प्रभाव डालती है और उसका उपयोग करती है। दूसरी समिति की बात करें तो जिसके पास सत्ता नहीं होती है और प्रभावित होती है, सत्ता अथॉरिटी नहीं होगी लेकिन वो प्रभावित होगी। तो वही चीजें हैं, आप लोगों ने पढ़ा, एक आश्रित वेरिएबल, एक आपने पढ़ा था स्वतंत्र वेरिएबल। वही तरीका केवल है समझने का, अगर आप उस तरीके से भी समझ सकते हो इस सवाल को, है ना। तो 2 समझते हो उसी तरीके से। सर इंग्लिश में नेम बताइएगा सर, क्या बोले थे सर इसका ऊपर वाला का सर? हाँ वर्ग वाला सर क्या बताए थे सर? हाँ, क्लासेस शुड बी डिफाइंड एज इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन है सर, बाध्यता संयोजित समिति के रूप में परिभाषित करने का तरीका यही है सर। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर
13। राउफ डॉरेनडॉर्फ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पूंजीवादी समाज निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है। 4 कूट, उसके बाद आप विकल्प का चुनाव करें। पोस्ट कैपिटलिस्ट है ना सोसाइटी, उसी का लक्षण बताना है। सर 2 1 2 और 3 1 2 और 4। चलो अच्छा, अब देखिए अगर मैं आपसे इस सवाल का जवाब की बात करता हूं तो बेसिकली पूंजी पर तो ये हाई है, बेस्ड है, तो मैं इसमें पहला जो पॉइंट मेंशन है पूंजी अपघटन, ये हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम श्रम का विभेदीकरण भी, और तीसरा हरिक समान वर्ग संरचना भी, चौथा संघर्षों का विनियमन और संस्थाकरण भी। अब समझिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा क्या है ये। बेसिकली डॉरेनडॉर्फ ने उत्तर पूंजीवाद समाज पूंजी का अपघटक बताया, श्रम का विभेदीकरण, हरिक समाज वर्ग की संरचना, संघर्षों का विनिमय बताया। कहा इन्होंने कि उत्तर पूंजीवादी समाज पूंजी के अपघटन का तात्पर्य क्या है। पूंजी के व्यय, पूंजी का मतलब मनी होता है, पैसे होता है, ठीक है, कैपिटल, तो पूंजी के व्यय से अभिलक्षित होता है। जैसे कोई चीजें खर्च हो रही तो उससे उसके सामने रिप्रेजेंट होता है, तो जाहिर सी बात है जब कोई चीजें खर्च होगी तो वो अपघटन होगा, है ना, वो अपघटन होगा, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर उसी का नियंत्रण होता है जो पूंजी लगाता है ना। अब उसके बाद श्रम का विभेदीकरण होता है, अर्थात किसी कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग लोग उस काम को करते हैं तो उसे हम कहते हैं श्रम का विभेदीकरण होता है। बात ये भी करेक्ट है। वहीं हिरिक समाज संरचना, हिरिक समाज वर्ग संरचना में लोग, हिरिक समाज कौन सा होता है बता रहे, सुनो तो पहले मेरी बात को। हाँ, हिरिक समाज वर्ग संरचना में लोग जिस वर्ग में जन्म लेते हैं, लोग जिस वर्ग में जन्म लेते हैं वह उसी वर्ग के समूह कहलाते हैं और संघर्षों का विनिमय और संस्थाकरण कहलाते हैं एक प्रकार से। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो लोग जिस वर्ग में जन्म लिए हैं उससे उसी वर्ग में पहचाना जा रहा है, उससे उसी समूह में उसकी आइडेंटिफाई हो रही है और वह प्रक्रिया समान हो रही है ना, वो समान है, उसमें कोई डिफरेंट हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है ना। अगर मैं काम को लेकर बात करता तो काम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां पे वर्ग में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसका उस वर्ग को आप डिफाइन नहीं कर सकते ना कि हम भाई फलाने ने उस वर्ग में जन्म लिया है। हाँ, आप ये डिफाइन कर सकते हो कि फलाने ने उस वर्ग में जन्म लिया है, लेकिन उसका क्या डिफाइन करना, जिस वर्ग में उसने जन्म लिया ही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हिरिक समाज वर्ग संरचना में लोग जिस वर्ग में जन्म लेते हैं वह उसी वर्ग के समूह कहलाते हैं, वही कहलाता है हिरिक वर्ग समाज वर्ग, समान वर्ग समूह। नाम समान से ही मैंने पकड़ा है, समान से भी आप लोग पकड़िए, कोई न कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपको इंडिकेट करेगी कि भाई हाँ ये प्रश्न इस तरीके से जा रहा है, ये शब्द इस तरीके से जा रहा है, तो समान वर्ग यही एक प्रकार से डिफाइन करता है। और उसके बाद संघर्षों की अगर हम बात करते हैं तो विनिमय और संस्थागत का मतलब है कि आपसी वर्ग चेतना के कारण से संघर्षों का प्रादुर्भाव होने लगता है, जिससे कई प्रकार की यूनियन, ट्रेड संघ, समिति इत्यादि चीजों का निर्माण होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि सारे करेक्ट है उत्तर पूंजीवादी समाज के अंतर्गत, और ये सभी लक्षण आर डॉरेनडॉर्फ के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। बेटा बाहर जाओ, बाहर इसको बाहर ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। ये सवाल बड़ा आसान है, मुझे उम्मीद है आप लोग बताओगे, मैं आप ही से इसका जवाब चाहूंगा। आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? प्लीज डी सर। जॉर्ज हर्बर्ट मीड।
ओके फ्रॉइड ने किया ना सर? ओके, अब देखिए सी एच कूले सर। देखिए यही मैंने लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ की बात नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। यहां सवाल क्या है कि आत्म के विकास के संदर्भ में एक तो आई शब्द है, दूसरा मी है, तीसरा अगर आता तो वो सेल्फ होता, लेकिन सेल्फ है नहीं। फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं आई और मुझे की अवधारणा को लेकर, जहां आत्म के विकास की बात हो रही है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आता है और सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही है। सी एच कूले का तो लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो सिगमंड फ्रायड का है। बिहेवियरवाद का सिद्धांत तो एच एम जॉनसन का है। लेकिन यहां पर तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट माना जाएगा। फिर भी एक आध बात इसमें सुन लीजिए। देखिए मैं का मतलब क्या, मैं व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है या प्रतिनिधि बन रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में आई शब्द ही रिलेट हो रहा है, क्योंकि ये आई शब्द आत्म के विकास में है। और ये बात कहा है मीड ने, कहा है ये कि मैं व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए गए या किए जाने वाले व्यवहार का प्रतिनिधि है। मुझे मतलब मी व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार की प्रतिक्रिया है। मी क्या है? प्रतिक्रिया है, जो दूसरे बनाते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जब आई यानी मैं और मुझे की अंतः क्रिया का परिणाम होगा तो निकलेगा क्या? स्वयं का निर्माण। बताइए, जब आई और मुझे का अंतः क्रिया का परिणाम होगा यानी रिजल्ट या निष्कर्ष निकलेगा, तो वहां स्व का निर्माण होगा। स्व मतलब सेल्फ का निर्माण होगा और सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है सर, लुकिंग ग्लास किसका है सर? लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ। कूले। हाँ, सी एच कूले। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है। क्या ये बात सही लग रही है? अगर मैं इसके अभिकथन पर बात करूं तो व्यक्तित्व प्रणाली, ठीक है, क्या हो जाता है? समाजीकरण के माध्यम। देखिए कारण यह है कि समाजीकरण कर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है। अच्छा, बात यह भी करेक्ट है भाई कि जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से ही सामाजिक प्रणाली के एकीकृत होता है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप ये करेक्ट लगाइएगा, गलत मत करिएगा। ठीक है, ये सत्य है। दूसरा कारण कहता है कि समाजीकरण कर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है, और ये भी बात करेक्ट है। मैं आपसे कहूंगा कि जब ये बात ऐसा अगर करता है, भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है, तो वहां उसका व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, वहां सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो रहा है। वो क्या हो रहा है? एकीकृत हो रहा है। और मैं आपसे कहूंगा यहां पर व्याख्या है। अब आप देखिए, जब भी मैंने आपको कई बार बताया भी हूं कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आप अभिकथन को पढ़िए और अंत में आप क्योंकि लगा दीजिए, और सही आता है तो फिर उसका व्याख्या है, अगर सही नहीं बैठेगा तो व्याख्या नहीं है। तो देखिए, व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है, क्योंकि सामाजिक कर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए की जाती है, या किया जाता है, या करता है। और ये बात आपकी करेक्ट है, सही सेंटेंस है, इसकी सही व्याख्या मानी जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल था ये। अगला सवाल देखिए, मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई परिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होती है? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग परिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होती है? तो जीवन शैली से। किससे? जीवन शैली से। बिल्कुल सही जवाब। देखिए मैं बता दूं, जीवन शैली शब्दावली मूल रूप से 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। ये शब्दावली की बात करें तो 20वीं शताब्दी में मूल रूप से स्टार्ट हुई। और आपको बता दें कि समाजशास्त्री मैक्स वेबर की रचना में भी मिलती है कि जिसमें से अवधारणा का प्रयोग सामाजिक समूहों को उसकी परिस्थिति, सामूहिक चेतना और पहचान को अलग करने के लिए जानी जाती है जीवन शैली। तो परिस्थिति समूह जीवन शैली
को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करती है और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी या निर्धारणवादी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, तो याद रखिएगा टी वेबलेन, बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना तो है, लेकिन प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद शब्द जो है वैज्ञानिक टी वेबलेन ने कब इनके द्वारा विकसित किया गया? तो सन 1920 में 1920 में प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी शब्द जो है आया, ये बात ध्यान रखिए। अब सुनिए, 1920 में समाज वैज्ञानिक जो थे टी वेबलेन के द्वारा ये विकसित किया गया, जब औद्योगिकीय देशों में सामाजिक नीतियों को विशेषकर तकनीक क्षमता का निर्धारण करने की परिप्रेक्ष्य में या निर्धारण करने पर, ठीक है, किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब औद्योगिक देशों में सामाजिक नीतियों को विशेषकर तकनीकी क्षमता पर निर्धारित किया जाता था, तो उसी समय प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद किसी राष्ट्र या जिसके सामाजिक परिवर्तन की अभिकर्ता के रूप में उभरता है, वही परिप्रेक्ष्य रिलेट होता है। तो सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी टी वेबलेन ने 1920 में जिक्र किया था। और ये क्या है, इस बात को भी ध्यान रखना कि औद्योगिकीय देशों में सामाजिक नीतियों को विशेषकर तकनीकी क्षमता पर निर्धारित किया जाना। ठीक है, तकनीक राष्ट्र वगैरह को लेकर सामाजिक परिवर्तन पर अभिकर्ता के रूप में उभरकर सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 18, उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत, हाँ, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत आपने नाम सुना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा गया कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिकार अथवा बारंबार होकर गुजरता है ना। चक्रीय का मतलब है भाई बारंबार रिपीट होना, कोई चीज चक्र में होना, है ना, इसी चीज को बताना। तो पैरेटो एक विद्वान थे, सिरोकिन नाम सुना होगा आप लोगों ने, पैरेटो सिरोकिन का, प्लीज बताइए, सुना है कि नहीं सुना है? जी सर, सुना है। पैरेटो के चक्रीय सिद्धांत में एक बात कही गई, उसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति बारंबार होती है। ये बात पैरेटो ने कही थी। पैरेटो ने क्या बोला था? कहा था कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति बारंबार होती है जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में हो और उसकी रचना और गुणों में परिवर्तन हो, तो उसे ही उद्विकासी कहा जाएगा, उसे ही एक उद्विकासी का नाम दिया जाएगा। और उस आधार पे बात कही गई कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर बारंबार गुजरता है और उस परिप्रेक्ष्य में चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत होगा। बारंबार यही है, रेखी में थोड़ी ना, एक बार जो चला नहीं हो सकता। पुनरावृत्ति नहीं कह सकते हो, रिपीटेशन होता है। अप्रतिवर्ती मतलब एक एक करके रिपीट करना, ये भी नहीं होगा। और केवल ऑप्शन ऑफ सी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किया है? किस विद्वान ने? तो सही जवाब क्या होना चाहिए? स्वनिर्भर निर्धारित शब्द को समाज में किसने वर्णित किया है? दुर्खिम, एमिल दुर्खिम। किसने? एमिल दुर्खिम ने। और दुर्खिम ने स्वनिर्भर निर्धारित रूप से वर्णित किया और कहा कि समाज में रहने वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति आपस में मिलजुल कर करते हैं। समाज में जब भी संकट आता है तब स्वनिर्भर इकाई और संगठित हो जाते हैं। यांत्रिक समाज और स्वावयवी समाज की अवधारणा में दुर्खिम ने समाज को स्वनिर्भर इकाई माना है।
तो दुर्खिम ने किन किन समाजों में माना है? एक तो यांत्रिक में माना, इसलिए पेपर में पूछता भी है यांत्रिक समाज किसने बताया, तो दुर्खिम ने बताया। दूसरा अगर हम बात करते हैं सावयावी समाज के बारे में, सावयावी, देखो पेपर में ये भी पूछा जाता है भाई कि सावयावी समाज किसकी अवधारणा है, तो भी आप बताइएगा इमिल दुर्खिम का। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। टालकाट पार्सन के द्वारा कहा गया प्रतिमान चरों की योजना में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब ये देखिए टालकाट पार्सन महोदय का प्रतिमान चर है, वेरिएबल है ना, और आपको बता दूं ये वेरिएबल बेसिकली गलत दिए गए हैं। और इस प्रश्न का अगर हम बात करें भावनात्मक ये क्वेश्चंस जो हैं अपवाद में रहे हैं, सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिए गए हैं, है ना। ऊट पटांग शब्दों का यूज किया है, ना ही इसने यूज किया है एरिक एरिक्सन का, ना ही इसने फॉलो किया है टालकाट पार्सन्स का। टालकाट पार्सन्स का सार्वभौमिक प्रदत्त अर्जित, ये सारी चीजें रिलेट होती हैं इस ऑप्शन में, ये होना चाहिए था। प्रतिमान वेरिएबल वही है उसका, ठीक है, यहां पर वो चीजें गलत है। कॉमन नंबर सभी बच्चों को दिए गए थे, क्वेश्चन सही था लेकिन ऑप्शन यहां पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, समाज अभिकथन कहता है समाज की प्रकारात्मक एकता इस बात का समर्थन करती है कि समस्त मानकीकृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्वास और व्यवहार समग्र समाज के लिए तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रकारात्मक होती है। क्या यह बात सही है? देखिए, समाज की प्रकारात्मक एकता इस बात का समर्थन करती है कि समस्त मानकीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास और व्यवहार समग्र समाज के लिए और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रकारात्मक होते हैं, और यह बात करेक्ट है, गलत नहीं है, करेक्ट है। प्रकारात्मक एकता का अर्थ क्या है? प्रकारात्मक एकता का अर्थ है कि जिस प्रकार शरीर के सभी अंग आपस में एक दूसरे से लिए उपयोगी होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज के सभी अंग एक दूसरे के लिए सहयोगी भी होते हैं। वही बात यहां पे कह रहा है, और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अभिकथन सत्य है। फिर कहता है कि उपर्युक्त मानकीकृत मदे जो हैं कार्यकारी समिष्टि के अपरिहार्य भाग हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये अपरिहार्य भाग नहीं है, गलत लिखा, ये परिहार भाग है, अपरिहार नहीं परिहार भाग है। ये दोनों सही हैं, मानकीकृत मदों में आता है ये अपरिहार भाग, ठीक है, परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन क्या जाएगा यहां पे? पहला ही जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब। कहता है कि सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकारात्मक उपागम नहीं अपनाता? प्रकारात्मक उपागम कौन सा नहीं अपनाता है? कौन सा विद्वान भैया? तो हैबरमास। देखिए, सामाजिक परिघटना को समझते हैं जे हैबरमास, प्रकारात्मक उपागम नहीं अपनाते ये। और सवाल क्या था? सवाल क्या था? प्रकारात्मक उपागम, और इसको नहीं अपनाते ये, है ना। तो हैबरमास एक जर्मन के समाजशास्त्री थे, नव मार्क्सवादी उपागम के प्रवर्तक थे। किसके? ये नव मार्क्सवादी। हाँ, नव मार्क्सवादी, क्रिटिकल थ्योरी। हाँ, उपागम के प्रतिवर्तक थे, है ना। फिर देखिए, इन्होंने पूंजीवाद समाज को समाप्त करने की बात तो कही, लेकिन ये संघर्ष के द्वारा दमन और शोषण को समाप्त करने का समर्थन करते थे। पूंजीवादी समाज को समाप्त करने की बात कहा है कार्ल मार्क्स की तरह, लेकिन संघर्ष के द्वारा दमन और शोषण को समाप्त करने का भी समर्थक थे या समर्थन करते थे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन जो जाएगा वो डी करेक्ट होगा, क्योंकि सामाजिक परिघटना को समझते हैं ये, प्रकारात्मक उपागम को नहीं समझते। तो मैं आपसे कहूंगा ये बात आपका करेक्ट रहेगा, हैबरमास का। यह धारणा निम्नलिखित में से किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण होता है? 23 राल्फ डॉरेनडॉर्फ, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए, राउफ डॉरेनडॉर्फ की अवधारणा थी कि अथॉरिटी यानी प्राधिकरण संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है। डॉरेनडॉर्फ ने संघर्ष के लिए संरचनात्मक कारकों को दोषी मानते हैं और इनके अनुसार वर्ग संघर्ष को सत्ता शक्ति के संबंध में जन्म लेते हैं, ना कि आर्थिक संबंध में, ना कि आर्थिक संबंध में। समझ रहे? इसलिए आपका ऑप्शन जो आएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? क्वेश्चन नंबर 24। आपको बता दें, जब आपकी बात की जाए प्रमुख परिस्थिति और उसमें नाम हो प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति, तो इन दोनों के भागों में अगर किसी ने डिवाइड किया है तो नाम आता है आर.के. मर्टन का। मर्टन कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों को धारण करता है, उसे प्रमुख परिस्थिति कहते हैं जब अनेक परिस्थिति आती है। और वहीं ऐसी परिस्थिति जिसका प्रभाव सबसे अधिक होता है उसे क्या बोलेंगे? प्रभुत्वशाली परिस्थिति, जिसमें सबसे अधिक होगा, है ना। और एक ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यक्ति को उस परिस्थिति को अपनाने से रोकता है तो उसे क्या बोलेंगे? नियंत्रणकारी परिस्थिति। और ये बात कहने वाला कौन था? आर.के. मर्टन था। एक लास्ट क्वेश्चन, जादू और टोना का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो सीधा नाम किसका लगाओगे? मैलिनोवस्की का। लेकिन सवाल जरा देखिए, 25 कहता है कि जादू धर्म विज्ञान में सर्वमान्य क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो मैं आपको बताऊंगा अज्ञात की ओर उन्मुख होना, है ना। जैसे अज्ञात की ओर अगर उन्मुख होना क्या होगा? जादू। अज्ञात की ओर अगर उन्मुख होगे तो क्या होगा? जादू। धर्म तथा विज्ञान में क्या है? सर्वमान्य है ये। धर्म तथा विज्ञान में ये क्या है? ये चीज सर्वमान्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और जो अज्ञात के प्रति विश्वास जगाती है, जादू तो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो अज्ञात के प्रति विश्वास जगाती है और वह अपना मनोवेग उत्पन्न करती है जिससे व्यक्ति उस घटना को सत्य मान लेता है। वही धर्म विश्वास और व्यवहारों को स्वतंत्र व्यवस्था है। इसका प्रारंभिक स्वरूप केवल विश्वास है। तथ्य परख होने के कारण विज्ञान को सर्वोच्च माना जाता है। कोई भी व्यक्ति विज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जादू धर्म और विज्ञान में सर्वमान्य अज्ञात की ओर उन्मुख होना ही प्रक्रिया कहलाती है एक प्रकार से। और इस कॉन्सेप्ट में ज्यादातर अगर जिक्र भी होता है तो नाम याद रखिएगा मैलिनोवस्की का। और यहां सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखिए, 25 क्वेश्चंस, बाकी कल करेंगे इसके आगे 25 और, ये 50 फिनिश कर देंगे। फिर हम लोग यूनिट नंबर 6 पर आगे की जो प्रोसेस बचा हुआ उस पर बात करेंगे। शाम को क्लास आप सभी की 7 बजे से है। 7 बजे आज आप लोगों का बाल विकास का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यूनिट नंबर 10 का, वो होगा। और फिर 8:30 बजे से आप लोगों को परिकल्पना, आज रिसर्च का परिकल्पना 110% आज समाप्त कर दूंगा उसे, है ना। ठीक है, तो ये टॉपिक आज आपकी चलेगी, आज क्लास आप सबकी रहेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस शाम को भी अटेंड करना है सर? जी, आप सबको मैं लिंक दूंगा आपके ग्रुप में आज।